गुड नाइट दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिलीनियर सैम में। मैं गुड नाइट क्यों कह रहा हूँ, चलो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी सभी सोए हुए हैं और अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि रात के कितने बज रहे हैं। एक मिनट, पहले तो लाइट चालू कर देते हैं। और ये देखो दोस्तों, अभी रात के 12 बज रहे हैं और यहाँ पर सभी सोए हुए हैं। अब आप सोचेंगे रात में वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि दिन में बहुत ही शोर होता है, बच्चे बहुत परेशान करते हैं। उसी के साथ साथ हम कहीं बाहर यानी टेरेस पे जाके बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी बहुत शोर होता है। तो इसीलिए अभी मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को, बने रहना वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों यहाँ पर अभी मेरी स्क्रिप्ट लिख के हो गई है। तो देखो ये स्क्रिप्ट है जिस पे आज मुझे वीडियो बनाना है। ये पाँच छः पेज है। तो अभी मेरी स्क्रिप्ट लिख के हो गए, 12 बज रहे हैं और इसके बाद में मैं अभी वीडियो शूटिंग करूँगा। तो बने रहना वीडियो में, देखना आज की वीडियो में कि पिछले 4 सालों में मेरे साथ क्या हुआ था। तो चलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे 2019 में एक हादसा मेरे साथ हुआ था जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी थी। और हमने ये भी देखा था कि 2020 में लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ही मैंने एक ठेला शुरू किया था जिसको कि धीरे धीरे रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया था, लेकिन बढ़ते हुए रेंट के चक्कर में मुझे उसे बंद करना पड़ा। क्योंकि जब मैंने ठेला शुरू किया तो जैसे तैसे करके मैंने शुरू तो किया, लेकिन उसको चलाए रखने के लिए मेरे पास बैकअप में बिल्कुल भी पैसा नहीं था। हाँ, पिछले वीडियो में एक बात मैं बताना आपको भूल ही गया था कि मैंने जब ठेला चालू किया उससे 10-15 दिन पहले एक टेलरिंग की नई शॉप भी शुरू की थी। क्योंकि मेरी जो पहली पुरानी शॉप थी वो रास्ते से बहुत ही अंदर थी, यानी मार्केट में नहीं थी। और अभी जो मैंने नई शॉप ली थी तो वो मार्केट के अंदर थी, लेकिन छोटी थी। हाँ, इस बात को याद रखना कि छोटी थी, क्योंकि आगे जाने के बाद इस छोटी शॉप की वजह से ही थोड़ी सी दिक्कतें होने वाली थी। मेरे डिसीजन गलत होने वाले थे। अब मेरे पास थे 3 इनकम के सोर्स, जैसे पुरानी वाली दुकान, नई वाली दुकान और एक ठेला। जैसे पुराने दुकान को तो मैं ही चला रहा था, उसके बाद में नई दुकान को हिना चला रही थी। और शाम के 4 बजने के बाद में 4 बजे से लेके 10-11 बजे तक ठेले को मैं और मेरा भांजा हम दोनों मिलके चला रहे थे। भागदौड़ तो बहुत हो रही थी, खुद को टाइम देने के लिए भी टाइम नहीं था। अब लग रहा था कि भाई कुछ हालात सुधरेंगे। इतना सब करने के पीछे भाई मेरा बस एक ही मकसद था कि इनकम को बढ़ाना, लेकिन पैसों का बैकअप नहीं होने की वजह से मैं बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंसने वाला था। इसकी बात मैं आगे वीडियो में करने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहना। अभी क्या हुआ ना, इतना सब जैसे ठेला, उसके बाद में नई शॉप, पुरानी शॉप और घर, इन सब के चलते मेरे खर्चे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे। पुराना जो शॉप था उसका रेंट देना था, घर का रेंट देना था, उसी के साथ साथ ठेले का भी रेंट देना था, और नई जो शॉप मैंने ली थी उसी का भी रेंट देना था। तो ऐसे 4 रेंट मुझे महीने को देने थे। तो इसके चलते महीने की 20-22 हज़ार रुपये की अमाउंट मुझे देनी ही देनी थी। इसी के साथ साथ घर में लगने वाला खर्चा, दोनों दुकान में लगने वाला खर्चा और जो ठेले में लगने वाला खर्चा था, इन सब ने मिला के तो मेरी कमर तोड़ दी। और हाँ, पिछले वीडियो में मैंने एक बताया था ना कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक थी, उससे मैंने लोन लिया था, उसकी भी किस्तें लगभग 3-4 हज़ार की वो भी साथ में थी। तो इसी तरीके से मेरे मंथली खर्चे बढ़ते जा रहे थे। उसी के साथ साथ घर, दुकान और ठेला मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ऊपर से पैसों का प्रेशर तो मेरे ऊपर था ही। 4-5 महीने बाद धीरे धीरे ठेले के कस्टमर मेरे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन 31 दिसंबर 2020 को मुझे अपना ठेला बंद करना पड़ा, क्योंकि पैसे ही नहीं थे। अब मेरे पास रह गए मेरे दोनों दुकान, घर और कर्ज। और ऐसे में ही नए साल की शुरुआत इतने सारे बर्डन के साथ, इतने सारे प्रेशर के साथ हो गई। इन 2 सालों में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं अंदर से टूटता जा रहा था। मैं अपने दोस्तों से दूर हो गया था। 2-3 सालों से मैं अपने गांव तक नहीं जा पाया, इसीलिए गांव से भी दूर हो गया था। जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी और कर्ज भी। उधर गांव की हालत भी कुछ खास नहीं थी। मेरे से जो छोटे भाई बहन थे उनकी शादी करानी थी, और मैं ऐसे पैसों की प्रॉब्लम में फंसता ही जा रहा था और निकलने का कोई रास्ता दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तभी आता है 2021 के मार्च-अप्रैल में दूसरा लॉकडाउन। तो उसमें घर का रेंट, फिर दोनों दुकानों का रेंट, उसी के साथ साथ घर में लगने वाला खर्चा, इन सबको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल था। तो ऐसे में यहाँ पर रहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया होता। तो इसीलिए फिर मैं चला गया गाँव। लेकिन उस वक्त आपको पता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इमरजेंसी का पास लगता था। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट सब पूरा बंद था, इसीलिए प्राइवेट गाड़ी करके कहीं जाना है तो जाना होता था। और मेरी हालत तो ऐसी थी, क्या यहाँ पर घर में खर्चे के लिए तक पैसे नहीं थे। तो आप सोच सकते हो
भाई आप पूछो ही मत कि मैं किस तरीके से गांव पहुंचा था। लेकिन जाने से पहले मैंने मेरा एक रेंट कम कर दिया। जैसे कि मेरी पुरानी वाली दुकान थी उसको मैंने क्लोज कर दिया, तो मेरा 5,000 का जो रेंट था वो बच गया। और फिर इसके बाद हम चले गए गांव। 2-2.5 महीने गांव में रहने के बाद लॉकडाउन खत्म हुआ और फिर हम वापस आ गए एक नए कर्जे के साथ। तो जाने से पहले मेरे ऊपर कुछ रेंट बाकी था, उसी के साथ साथ मेरी जो लोन था उसकी किस्तें कुछ बाकी थी। तो आते समय मैंने गांव से एक प्राइवेट साहूकार से कुछ पैसे उठाए, उसी के साथ साथ कुछ गहने गिरवी रख के जैसे तैसे मैंने थोड़े बहुत पैसे जमा करके मैं वापस आ गया। अब वापस आने के बाद मुझे देना था 4 महीने का दुकान का रेंट, उसी के साथ साथ 4-5 महीने का मेरा घर का रेंट भी बाकी था। तो एक बात अच्छी हो गई कि मैंने जाते वक्त पुरानी वाली दुकान मेरी बंद कर दी थी, नहीं तो और 4 महीने का रेंट मुझे उसका भी देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर और एक बात अच्छी हो गई, मेरे जो दुकान का मालिक था उसने 4 महीने के बजाय मेरे से बस 2 ही महीने के पैसे लिए, क्योंकि लॉकडाउन था तो इस वजह से उसने 2 महीने के मुझसे पैसे लिए नहीं और 2 महीने के ही पैसे लिए। और जो रूम का रेंट था तो वो मुझे पूरा देना पड़ा, वहां पर मेरे कोई भी पैसे कम नहीं हुए। चलो जैसे तैसे करके लॉकडाउन के बाद मेरी एक दुकान तो शुरू हो गई, लेकिन अब मुझ पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था कर्ज को लेकर, और लॉकडाउन के बाद में पहले जैसा काम भी नहीं चल रहा था। इसीलिए मैंने फिर से इनकम का एक नया सोर्स तैयार करने के लिए फिर से स्टॉल शुरू करने का डिसीजन लिया। लेकिन वहां पर नहीं जहां पर मैं पहले लगाता था, क्योंकि वहां पर मुझे 5,000 रुपए रेंट देना पड़ता था। अब मैंने सोचा कि नगर निगम के जगह पे मैं लगाऊंगा, जहां पर नगर निगम का हॉकर जोन था, मैं जहां पर रहता था वहां पर, तो उसी जोन में मैं लगाने के लिए कोशिश कर रहा था। लेकिन नगर निगम वाले ऐसे किसी को भी अपने जगह पे स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं देते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, तब मैंने बहुत से लोगों को जगह के लिए पूछा, तो उन्होंने मुझे वहाँ के नगर सेवक भूषण लोंडे जी है उनके पास भेजा। तो उनसे बात करने के बाद उन्होंने मुझे नगर निगम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में एक जगह दे दी, जिसका कॉन्ट्रैक्ट लगभग 100 सालों का था। तो वो जगह मुझे मिल गई, उस जगह का पेपर भी मुझे उन्होंने दे दिया। अब मुझे टेंशन नहीं था कि कोई मेरा ठेला उठा लेगा या फिर मुझसे कोई रेंट लेगा। बस 20 रुपए की पावती जो होती है वो जब भी मेरा ठेला रहेगा उसी दिन मुझे वो देनी होती थी। तो ऐसे इस तरीके से मैंने वहाँ पर नगर निगम की जगह पर ठेला शुरू किया। 2 महीनों तक ठेला चलाने के बाद मुझे उसे बंद करना पड़ा, क्योंकि अभी मेरा टेलरिंग का काम भी ठीक से नहीं चल रहा था। पिछली बार जब मैंने ठेला शुरू किया था तो मेरा जितना भी पैसा टेलरिंग से आता था वो मैं ठेले के लिए यूज़ करता था। लेकिन अब कंडीशन ऐसी नहीं थी, मेरा टेलरिंग का काम भी ठीक से चल नहीं रहा था और मेरे पास बैकअप में पैसा भी नहीं था। इस वजह से मुझे ठेले को मजबूरन 2 महीने चलाकर ही बंद करना पड़ा। फिर से मेरी एक नई इनकम सोर्स की उम्मीद बंद हो गई। तभी मार्केट से थोड़ी दूरी पर एक मेन चौक है, उस चौक में एक बड़ा सा गाला खाली हो रहा था। तो आपको मैंने बताया था ना कि मेरी जो मार्केट की दुकान है वो बहुत छोटी थी, बस उसके अंदर 2 ही मशीन बैठती थी। तब मेरे दिमाग में आइडिया आई कि चौक की दुकान मैं ले लूं और यहाँ की मार्केट की जो छोटी दुकान थी वो बंद करूं, क्योंकि चौक में जो दुकान थी वो बड़ी थी, तो इसलिए मैं वहाँ पर टेलरिंग के क्लासेस भी शुरू कर सकता था। तो फिर से मैंने एक नई इनकम की तलाश में मेरा जो गाला था छोटा वाला मार्केट का, तो वो मैंने बंद किया और मेन चौक के अंदर मैंने नया गाला ले लिया। लेकिन उसका रेंट वही था जो मार्केट के अंदर छोटी सी दुकान थी उसका 5,000 रेंट था। तो इधर चौक में भी जो मैंने नई दुकान ली थी उसका भी रेंट 5,000 ही था। तो मुझे इतनी कुछ दिक्कत लगी नहीं, तो मैंने फटाक से 1-2 दिन में ही मेरी मार्केट की दुकान बंद करी और नई दुकान ले ली। वहाँ की दुकान इतनी बड़ी थी और उसके आगे जगह भी बहुत सी थी, तो मैं मेरा ठेला भी वहाँ लगा सकता था। ठेले के बारे में जब मैंने मालिक से बात की तो उन्होंने मुझे सख्त मना कर दिया, क्योंकि मेरा ठेला नॉनवेज का था। काम की दिक्कत तो चल ही रही थी, साथ ही साथ पैसों की भी दिक्कत चल रही थी। अभी गर्मी के दिन भी आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक नया सेटअप फिर से तैयार किया जाए जिससे कि थोड़ी बहुत इनकम हो सके। और फिर मैंने जैसे तैसे करके थोड़े बहुत पैसे का जुगाड़ किया और अपने दुकान के सामने उसी चौक में फ्रूट जूस का एक स्टॉल शुरू किया। लेकिन किस्मत ने फिर से मेरा साथ नहीं दिया। लगभग 1 महीना चलाने के बाद ही मुझे उस स्टॉल को बंद करना पड़ा। अब मैं पूरी तरीके से टूटता जा रहा था, क्योंकि टेलरिंग का काम भी ठीक से नहीं चल रहा था। उसी के साथ साथ ठेला अगर चलाना है तो 5-6 महीने का बैकअप, पैसों का बैकअप चाहिए था, तो वो भी नहीं था मेरे पास। और अभी जो मैंने ये फ्रूट जूस का जो स्टार्ट किया था स्टॉल, वो भी मुझे 1 ही महीने में बंद करना पड़ा था। किसी से अगर पैसे मांगता तो मेरे ऊपर पहले से ही कर्ज था, जैसे गांव से लिया हुआ एक कर्ज, उसके बाद में गहने गिरवी रखकर लिया हुआ कर्ज, और इधर स्मॉल फाइनेंस बैंक का कर्ज। तो ये भी रास्ता मेरे लिए बंद हो गया। तब ऐसे में मैंने ज्वाइन की नासिक की VIP कंपनी जो बैग बनाती है, आपको पता ही होगा। 2012 के बाद 2022 में फिर से मैं MIDC में जा पहुंचा।
जब 2022 में मुझे फोक्सवैगन कंपनी से निकाला गया था, तभी मैंने कसम खाई थी कि मैं फिर से एमआईडीसी में या फिर किसी कंपनी में काम नहीं करूंगा। लेकिन देखो भाई, मेरी किस्मत का खेल, 10 सालों बाद फिर से मुझे कंपनियों में जाना पड़ा। चलो भाई, कोई बात नहीं, अब मुझे कोई ना कोई तो काम करना ही था। जिम्मेदारियां भी मेरी बढ़ गई थी और उसी के साथ साथ मेरे ऊपर कर्ज भी था। तो ये सोचकर मैं कंपनी में चला गया। लेकिन 2 महीनों से ज़्यादा मैं वहाँ पर काम नहीं कर पाया, क्योंकि जाने का टाइम तो था लेकिन आने का टाइम वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। सुबह हम 9 बजे जाते थे तो वहाँ से वापस आने का टाइमिंग ही नहीं था। कभी 10, 11, 12 तो कभी 1 भी बज जाते थे। और पेमेंट भी कुछ बढ़ाकर नहीं मिल रहा था। 8 घंटे की 15,000 रुपये हमारी सैलरी फिक्स हो गई थी, तो वही सैलरी हमें मिलती थी चाहे आप कितने भी घंटे काम करो। और खाने में बस हमें 1 या 2 वड़ा पाव मिल जाते थे जब हम टाइम से ज़्यादा रुकते थे, जैसे 10-11 के बाद में। तो भाई आपको लग रहा होगा कि वहाँ पर खाना ठीक से नहीं था या फिर काम के घंटे ज़्यादा थे, पेमेंट कम था, इसलिए मैंने काम छोड़ा है। तो ऐसा नहीं है भाई, वहाँ पर एक हादसा हुआ था। जैसे दशहरे का टाइम था, उस वक्त कंपनी में लोड ज़्यादा था, काम का जो लोड था वो बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे में क्या होता था कि वहाँ पर हमें छुट्टी अगर चाहिए होती थी तो छुट्टी तो मिलती नहीं थी। साथ ही साथ आप अगर बीमार भी हो तब भी आपको वहाँ पर छुट्टी नहीं देते थे। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, हमारा जो एक दोस्त था वहाँ पर हमारे साथ जो काम कर रहा था, जो बिहार से था, तो उस भाई को क्या हुआ, रात में 10-11 बजे के आसपास बुखार आ गई। और बुखार आने के बाद वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद हमारे वहाँ के जो सुपरवाइजर थे उन्होंने उसको अपने गाड़ी में बिठाया और उसको अपने रूम पर छोड़ा है। उस दिन हमारा काम लगभग 1 बजे तक चल रहा था। दूसरे दिन हम 9 बजे जब काम पर आए तो हमने पूछा कि वो भाई कहाँ है, तो हमें पता चला कि रात में ही वो मर गया। 2 दिन तक उसकी लाश वहाँ पर मुर्दाघर में पड़ी हुई थी। पता नहीं उसके बाद में उसका क्या हुआ। मैंने काम छोड़ दिया। अब मेरे पास इनकम का एक ही जरिया था, जो कि था टेलरिंग का, और वो भी ठीक से चल नहीं पा रहा था। बस जी पाऊंगा इतनी ही इनकम टेलरिंग से आ रही थी और कर्ज बढ़ता जा रहा था। ऐसे में ही 2022 चला गया और 2023 आते ही मेरा मन नासिक से उड़ने लगा। क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। हम बहुत ही अकेले हो गए थे। तब मैंने नासिक छोड़ने का डिसीजन ले लिया। अब जिन लोगों के बीच में मैं 10 साल से रह रहा था, उन्हें जब ये बात पता चली कि मैं नासिक छोड़ रहा हूँ तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा। पहली बार मेरा दोस्त मेरे गले लगकर बहुत रोया, मैं भी उस वक्त बहुत रोया। उसी के साथ साथ मेरी जो बहन थी वो लगभग 15 दिनों तक रो रही थी ताकि हम यहाँ से न जाए। लेकिन क्या बताओ दोस्तों, वो जो आखिरी के महीने थे मेरे लिए बहुत ही डिप्रेसिंग थे। उसी वक्त मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किए थे, तो आप देख सकते हो रात रात तक मुझे नींद नहीं आती थी। तब उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा बुरे दौर से गुजर रहा था। लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि मैं नासिक में नहीं रुकूंगा। अगर रुक जाता तो ये वीडियो मैं आपके सामने नहीं बना पाता। इतना डिप्रेशन में मैं चला गया था। लेकिन इतने पर भी नासिक छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि लगभग 50 से 60 हजार रुपये मुझे लोगों के देने थे और बिना पैसे दिए मैं वहां से आ ही नहीं सकता था। और मेरे पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। और ऐसे में मुझे मेरे दोस्तों ने मदद की, जिनकी बात मैं अगले वीडियो में करने ही वाला हूँ। दोस्तों से मैंने लगभग 40 हजार रुपये का उधार ले लिया और जो बाकी बचा 20 हजार का अमाउंट था उसे मैंने मेरी रिक्शा और ठेला बेचकर पूरा किया। और इस तरह मैंने नासिक को अलविदा कहा 23 जून 2023 को, इस उम्मीद से कि अहमदनगर जाऊंगा तो कुछ बेहतर होगा। लेकिन आगे जो मेरे साथ हुआ वो इससे भी बुरा था। इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मेरी जो पिछले साल की जर्नी है वो पूरी मेरे इस चैनल पर डली हुई है। तो आप एक एक वीडियो देख सकते हो और इसका एक शॉर्ट रिकैप वीडियो में अगले पार्ट यानी पार्ट 3 बनाने वाला हूँ। तो कमेंट में ज़रूर पार्ट 3 लिखना। अभी वैसे रात बहुत हो गई है, लगभग रात के 2-2:30 बज रहे हैं और अभी मेरा शूट ये कंप्लीट हो गया है। तो जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 3 में।